नमस्कार। आज हम कृतिका का पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। पाठ का सार। प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर सभी भारतीय अपना कामकाज छोड़कर उसके आगमन की तैयारी और स्वागत के संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है, और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। रानी एलिजाबेथ के आने पर हड़कंप। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में छप रही थी। तैयारियां चल रही थीं। रानी हिंदुस्तानी, पाकिस्तान, नेपाल और दौरे पर कौन कौन से सूट पहनेंगी, इसके लिए दर्जी बहुत परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरे पर निकल रहे थे। फोटोग्राफरों की फौज हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो कुछ अखबारों में छपता था, वो सब अगले दिन भारतीय अखबारों में भी दिखाई देता था। रानी ने हल्के रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पौंड आया है। इसके बाद रानी के नौकरों, बावर्चियों, खारनामों, अंगरक्षकों की पूरी जानकारी अखबार में छपने लगी। शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप गईं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो यकायक गायब हो गई। पूरी तरीके से चारों तरफ सफाइयाँ होने लगीं, लाइटें लगा दी गईं, मूर्तियों को चमकाया गया, और सबसे बड़ी चिंता की बात हो गई क्योंकि जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उनकी नाक गायब हो गई थी। बड़े बड़े पहरेदारों के लगे होने पर भी नाक कैसे गायब हो गई, यह एक बहुत चिंता का विषय था। इसके लिए मीटिंग बुलाई गई और सभी लोगों ने बैठ के मीटिंग करी। इतने मूर्तिकार उपस्थित हुआ और उसने देखा कि सबके चेहरे बहुत मुरझाए हुए हैं। उसने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हुई है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? फिर उन्होंने बताया कि मूर्ति पर से नाक गायब हो गई है, यह एक चिंता का विषय है, और रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली हैं। अब हम इसके लिए क्या करें? मूर्तिकार ने कहा कि आप चिंता ना करें और मुझे बताएं कि वो कौन से पत्थर से बनाई गई है। अब इसके लिए सारी फाइलों को बाहर निकाला गया और उसमें से ढूंढा गया कि कौन सा पत्थर किस पत्थर से वो बनाई गई हैं, परंतु उनके हाथ निराशा लगी और फाइलों में उस पत्थर के विषय में कहीं भी कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक की खोज चलती है। मूर्तिकार कहता है कि आप चिंता न करें, मैं जगह जगह जाऊंगा, पहाड़ों पर पत्थर को ढूंढ के लाऊंगा और नाक के लिए प्रयास करूंगा। परंतु वो सब जगह जाता है, परंतु उसे कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिलता जो उस मूर्ति का पत्थर था। आखिर में आकर वो बताता है कि मैंने सारे में ढूंढ लिया पर कहीं भी पत्थर नहीं मिला। सभी के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी मूर्तिकार के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा कि हम अपने जो महान महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनमें से किसी की नाक को कुछ समय के लिए जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा सकते हैं। मैं इस काम को बखूबी कर सकता हूँ। सभी इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद मूर्तिकार बम्बई से लेकर दिल्ली पहुंचा और उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, जहांगीर और शिवाजी आदि प्रसिद्ध मूर्तियों को देखा। उसके बाद वह गुजरात में महात्मा गांधी की तस्वीर पर गया, किंतु किसी की भी नाक उसकी नाक से नहीं मिली। उसके बाद उसने जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे महापुरुषों की नाक देखी, पर किसी की भी नाक उसकी नाक से नहीं मिली। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना
बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए, यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर बच्चों की नाक भी उससे कहीं बड़ी बैठी। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। इसके बाद मूर्तिकार निराश होता हुआ मंत्रियों के पास गया, लेकिन मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने सभी मंत्रियों से कहा कि यदि आप मेरी इस बात को सुने में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि यह बात अखबार में ना छपे। सभी ने उसकी बात को बहुत अधिक ध्यान से सुना। उसने कहा कि सबसे पहले आप सारे कमरे को बंद कर दें और ये बात केवल हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। सभी इस बात पे सहमति हो गई और उसने कहा कि क्यों ना हम कुछ समय के लिए कोई जिंदा नाक उस मूर्ति पर लगा दें ताकि एलिजाबेथ को पता ना चले। मूर्तिकार की इस सलाह से कुछ सन्नाटा सा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा कि आप घबराते क्यों हैं? यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है। अब आप सिर्फ बस मुझे इजाज़त दीजिए। कानाफूसी स्टार्ट हुई और सभी ने कहा कि ठीक है, आप इस मसले को हल करो और इंडिया गेट वाली जॉर्ज पंचम की नाक पर नाक लगा दो। अगले दिन नाक का प्रबंध किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर उस पर ताज़ा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जो नाक है वो सूख ना जाए। रानी के आने का दिन नज़दीक आ गया। मूर्तिकार खुद बताए हल से बड़ा परेशान था। वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की में जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई भी पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, अखबार में किसी का भी चित्र नहीं छापा गया। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ पाठ का सारांश समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी इसे लाइक करें और सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनें। नमस्कार।